एक सवाल आपके वीआरएस को लेकर लगातार उठ रहा है कि वीआरएस के लिए आपने आवेदन किया और 24 घंटे के भीतर वीआरएस की स्वीकृति मिल गई, जो आमतौर पर जिसके लिए 3 महीने का नोटिस होना चाहिए था। ये सरकार की खास मेहरबानी रही और इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ये अजीत जी वो सवाल उठा रहे हैं जिनको नियम की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि जिनको जानकारी होगी उनको सवाल उठाने की जरूरत नहीं। मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूं। अगर कोई 20 साल की सेवा अवधि पूरी करके, मतलब 30 वर्ष की जिसकी सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है लेकिन 20 से अधिक है, वो वीआरएस अगर लेना चाहता है तो राज्य सरकार को ये शक्ति नहीं है वीआरएस देने की, उसको अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, उसको केंद्र सरकार की अनुमति की, अनुमोदन की जरूरत नहीं है। नियम यह है कि 30 वर्ष या उससे अधिक की अगर सेवा हो गई तो राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकार है, वो वीआरएस स्वीकृत करके और केवल इंटीमेशन कर देती है केंद्र सरकार को। इसमें समय नहीं लगता। अभी हमारे एक मित्र ने आज से मतलब पिछले महीने की अंतिम तारीख को, एक दिन पहले 1 घंटे में वीआरएस लिया और यहाँ नई जिम्मेदारी संभालने लगे। और ऐसा बिहार में नहीं, कई जगह, बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, चूंकि क्लैरिटी के लिए मैंने तो अखबारों में पढ़ा और जो मैं उसके कायदे कानून नहीं जानता हूं, मैं मानता हूं, तो आप ये कह रहे हैं उससे क्लैरिटी के लिए कि वीआरएस अगर 30 साल से ज्यादा की नौकरी हो गई तो बिहार सरकार न सिर्फ स्वीकृति देगी बल्कि 3 महीने का कोई प्रावधान नहीं है क्या जिसको वेव ऑफ किया, या बिहार वो प्रावधान है अजीत जी, वो प्रावधान है, लेकिन उसमें ये डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट का कि उसको शांत कर सकती है। और चाहे तो 1 घंटे में वीआरएस दे सकती है। और हमारे सरकार ने आपके मामले में अपने विवेकाधिकार, विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके आपको ये छूट तो दी। यहाँ जितने वीआरएस हुए हैं, हमारे मित्र के लिए हैं वीआरएस, और वहां नई जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं है। आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, आज से 15 दिन पहले तो उनका भी ऐसे ही हुआ था। 1 दिन में हो जाता है। इसमें कोई, ये एक सामान्य नियम है कि 3 महीने पहले आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसमें लिख देते हैं कि मेरी 3 महीने की इस अवधि को शांत किया जाए, तो राज्य सरकार का डिस्क्रिप्शन है, वो शांत कर सकती है, नहीं भी कर सकती तो है। सवाल इसलिए भी उठते हैं गुप्तेश्वर जी कि आप बिहार के डीजीपी हुए, अभी आपकी 5 महीने का कार्यकाल बाकी था। इसके पहले भी, आज से 11 साल पहले 2009 में भी आपने वीआरएस के लिए अप्लाई किया, वीआरएस लिया। 9 महीने आप सरकार से या पद से बाहर रहे और उस समय आप टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है, टिकट नहीं मिला। सवाल में ही अजीत जी, आपके सवाल में ही इसका जवाब छुपा कि 9 साल पहले जो मैंने वीआरएस लिया था, वो वीआरएस ले करके मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। न मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, न किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ डायस शेयर किया, न मैं कोई पॉलिटिकल भाषण किया, न मैंने कोई पॉलिटिकल बात की। एक भी कोई क्लिप हो, एक भी कोई उदाहरण हो तो बता दीजिए। न मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति या पार्टी के यहाँ टिकट के लिए गया, उसमें आवेदन करना पड़ता है, आप कहीं से निकलवा लीजिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में मैं गया नहीं, न मैंने किसी को आवेदन दिया। अब लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं कि तब क्यों मैंने वीआरएस लिया था। वीआरएस लिया था, मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं। अब आपसे मैं सही सही 2 टुक बोल रहा हूं। मुझे इस बात का गुमान हो गया था, अनुभव नहीं था, कच्चा हूं, गांव का आदमी हूं, गांव का लड़का हूं, राजनीति नहीं जानता। मुझे ऐसा हो गया था कि बक्सर के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और एक एक आदमी को मैं जानता हूं, मुझे किसी पार्टी के टिकट की जरूरत क्या है। मैं तो स्वतंत्र रूप से वहां जाकर के नॉमिनेशन करूंगा और चुनाव लड़ूंगा और जीत जाऊंगा। लेकिन इसी भावुकता में मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी से टिकट नहीं मांगा। और जब मैं वहां गया तो हमारे सारे लोगों ने मिलकर के समझाया कि सिविल सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये चुनाव लड़ने का सही वक्त नहीं है और इंडिपेंडेंट चुनाव तो आपको नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने नामांकन नहीं किया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन लोग कयास लगाते हैं और अपने से ये लोगों का एजम्पशन है कि हम इस पार्टी से लड़ना चाहते थे, उस पार्टी से लड़ना चाहते थे। आप पूछ करके बताइए,
कोई आदमी कहे तो किसी दल में किसी के यहाँ मैं टिकट के वो लिए गया था। आपने शायद कहा, आपने आपका इंटरव्यू ही देख रहा था, कुछ जगह आपने खुद कहा, जो बात आपने कही वो मैंने सुना। लेकिन फिर इस हिसाब से ये बात तो होती है ना कि शायद, मैं नहीं जानता, आप ही बता सकते हैं कि कोई ऐसा दूसरा डीजीपी देश में हुआ है जो 2 बार वीआरएस ले राजनीतिक पारी खेलने के लिए, एक मेरा बार तो जीवन वीआरएस मेरे ले और उसके जीवन बाद फिर 9 महीने के बाद ऐसा वापस लौटे और फिर 11 साल अजीत बाद वीआरएस ले। अजीत जी, मेरा ऐसे ही जीवन रहा है। आप शुरू से देखिए, आप बेगूसराय से उठाइए। बेगूसराय के आपके जिले में मैंने 800 गांव में युवाओं के संगठन बनाए थे। आप देख लीजिए, उस समय मुझे बेगूसराय से चुनाव लड़ना था क्या? औरंगाबाद में मैंने शांति सह निगरानी बनाई, 54,000 नवयुवकों को जोड़ा। आज भी मेरे पास रजिस्टर उनके नाम है, फोटो हैं। ये बात अलग है कि जो 20 साल के थे वो आज अब 45 साल 50 साल के हो गए हैं। वहां से मुझे औरंगाबाद से चुनाव लड़ना था क्या? जहानाबाद में उस समय गया जब अय्यारा नरसंहार हुआ था, रातों रात बेगूसराय से उठा करके फेंका गया। मैंने बाथे देखा, सेनारी देखा, मियाँ चक देखा, तब मैं औरंगाबाद का एसपी था। जहानाबाद के गांव गांव में घूम करके सवर्णों के यहाँ, दलितों के यहाँ, महादलितों के यहाँ, हर जात के यहाँ, हर वर्ग के यहाँ गांव गांव में मीटिंग की, नगर संसद बनाया। जहानाबाद से मुझे चुनाव लड़ना था क्या? ये मेरे पर्सनालिटी में है कि मैं कनेक्ट होता हूँ लोगों से, गरीबों की, शोषितों की, दलितों की, आपकी वंचितों की। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम से कम यहाँ 11-12 सालों से तो दिख रही है ना, क्योंकि 2009 में तो आपने वीआरएस लिया ही, अभी 20 है, तो 11 साल से आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रबल है, ये तो दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, 11, अजीत जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। 11 साल से नहीं, मेरी ये महत्वाकांक्षा जब से मैं पैदा हुआ, होश संभाला, तब से है कि मैं जनता के बीच रहूं, जनता का सेवक बन के रहूं। ये चुनाव लड़ना, विधायक हो जाना, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। मैं इतना सोचता भी नहीं। मुझे जनता की सेवा करनी है। खादी में रहे, दिल से खादी में रहे, ये माने कि आपके भीतर तमन्ना खादी पहनने की थी। ये अलग बात है कि आईपीएस बनकर आपने खाकी पहना। जी, अब यह बात सुन लीजिए, अब आप अपने बात का जवाब सुन लीजिए कि 33-34 साल तक मैं सेवा में रहा हूं, एसपी भी रहा हूं, डीआईजी भी रहा हूं, आईजी भी रहा हूं, एडिशनल डीजी भी रहा हूं, डीजी भी रहा हूं। 34 साल में मैं, अजीत भाई, मैं चुनौती देता हूं किसी को भी, एक भी मेरा कोई केस मुकदमा, कोई मेरा फाइल को ऑर्डर दिखा दे जो किसी दलीय भावना से, जातीय भावना से, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर मैंने किया हो। डॉक्यूमेंट तो मरता नहीं ना, डॉक्यूमेंट तो अस्थाई है। 34 साल पहले एसपी था, उसका मैं भी केस में भी जो ऑर्डर किया होगा वो भी होगा। जिंदगी में कभी चोर, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल के साथ मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं की, और आप खुद इस बात के गवाह हैं, बेगूसराय के हैं। अब गुप्तेश्वर जी देखिए, ऐसे देखें तो घोषित तौर पर राजनेता आप बने हैं जब आप ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे, जहां से भी, बक्सर से या जहां से भी। लेकिन आप पर एक आरोप है गुप्तेश्वर जी कि 3 महीने से भी आप एक राजनेता की तरह बात कर रहे थे और सुशांत की मौत पर राजनीति कर रहे थे, और जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके हित को साधकर एक बिहार में चुनावी फायदे के लिए जो एक माहौल बनाया जा रहा था, उसका हिस्सा बतौर डीजीपी आप भी थे। ये आरोप है। अजीत जी आपने सवाल किया है तो सीधा जवाब मैं देता हूं। मैंने सुशांत वाले केस में क्या किया? 4 एक्शन किए। पहला एक्शन कि मैंने एफआईआर कर लिया, जिसको बहुत विवाद हुआ और टीवी पर डिबेट हुआ, देश भर के विद्वान अधिवक्ता गण बैठे, माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजेज बैठे और सबने बहस की। अधिकांश लोगों की यही राय रही कि प्लेस ऑफ अकरेंस अगर मुंबई है तो पटना में एक मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला एक्शन ये मैंने किया। दूसरा एक्शन मैंने ये किया कि मैंने टीम बना करके इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई भेज दी। उस टीम की क्या दुर्दशा हुई उस पर भी मैं कोई बात नहीं करूंगा, पूरा देश जानता है। तीसरा काम ये मैंने किया कि अगर वो टीम तो कहिए मैं बंद कर देता हूं। नहीं, क्यों? वो टीम के साथ अगर काम नहीं करने दिया तो मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अफसर को भेजा। उसके साथ क्या सलूक हुआ उसको भी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। चौथा काम ये कि जब वहां के पुलिस कमिश्नर ने पीसी करके अनाउंस कर दिया कि आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, तो हमने प्रस्ताव बना करके बिहार सरकार को दे दिया कि इस केस को आप रिफर कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीआई को देने के लिए। 4 एक्शन किए हैं मैंने। अब ये 4 एक्शन, अब इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तय हो चुका है कि न केस करना गलत था, न इन्वेस्टिगेशन करना गलत था, न विनय तिवारी को भेजना गलत था, उनको क्वारंटीन करना जरूर गलत था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। और उसी प्रकार से
हमारा सीबीआई को केस रिफर करना भी गलत नहीं था। ये सारी बातें हमारी हुई हैं। तो अब हम बताइए, ये लोग आरोप लगाते हैं अजीत जी कि मैं इतना वोकल होकर क्यों बोल रहा था, इतना इमोशनल होकर क्यों बोल रहा था, ये लड़ाई इतना तगड़ी क्यों लड़ रहा था, ये इसके पीछे क्या कारण है। तो अजीत भाई, विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के पहले की मेरी भाषा, मेरे बोलने का अंदाज, मेरा विरोध का तरीका वो देख ली। विनय तिवारी के साथ वो बर्ताव यकीनन मुंबई पुलिस का गलत था कि आईपीएस अफसर को जिस तरह से क्वारंटीन किया गया, हम सब लोगों ने भी निंदा की, वो तरीका गलत था विनय तिवारी के मामले में। लेकिन मेरे इस पर 2-3 सवाल हैं। जैसे आज विकास सिंह जो एडवोकेट हैं सुशांत के परिवार के, उन्होंने ही सुबह लिखा है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले इन सीबीआई टेकिंग ए डिसीजन टू कन्वर्ट abatement to suicide to murder of SSR. The doctor who is part of AIMS team had told me long back the photos sent by me indicated 200% that it's death by strangulation and not suicide. और आज की स्थिति ये है कि विकास सिंह भी कह रहे हैं सीबीआई 1.5 महीने से जांच कर रही है, कहीं ये अभी तक साबित होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है अभी तक, कम से कम टिल नाउ, टिल डेट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि वो हत्या थी। अब एक इसमें और एक एलिमेंट आया, सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, अभी एक एलिमेंट आया, एक जानकारी आई कि जो एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड हैं सुधीर गुप्ता, जिन्होंने पूरी जांच की है एसएसआर केस में, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि कंक्लूसिव फैसला नहीं हो सकता कि हत्या हुई या आत्महत्या, अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, गर्दन के निशान से साफ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सीबीआई का 1.5 महीना, एम्स का की जांच, इन सब से कहीं भी हत्या जैसी स्थिति नहीं आ रही। तो इससे लगता नहीं कि हम लोगों ने, जो लोग भी बात कर रहे थे, उन्होंने फैसला चैनलों पर पहले दे दिया। दरअसल हत्या की स्थिति में सीबीआई भी उस कंक्लूजन पर पहुंचने में। अजीत जी हमारी बात सुनिए, कहीं भी किसी चैनल पर, कहीं भी किसी डिबेट में क्या आपने मेरे मुंह से ये सुना कि सुशांत की हत्या हुई है? नंबर 1, मैं तो हमेशा पुलिस अफसर हूं, मुझे मालूम है कि कितना बोलना है, कम से कम इस टेक्निकल इश्यू पर मैं मालूम है। आज भी मुझसे बाइट लेने आए थे लोग, ये जो विकास सिंह जी का जो स्टेटमेंट है उस पर मैंने यही कहा कि देखिए सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको टाइम दीजिए, वो फैक्ट्स को एनालाइज करेगी, एविडेंस को जुटाएगी और उसके बाद में जो तथ्य होगा उसको उजागर करेगी। हमारे यहाँ केस भी नहीं हुआ है मर्डर का, हमारे यहाँ केस भी है एबेटमेंट टू सुसाइड का ही हुआ है। गुप्तेश्वर जी, लेकिन काउंटर सवाल है कि 33 साल तक आप पुलिस सर्विस में रहे, इतने बड़े प्रदेश के डीजीपी रहे, 26 जिलों में आपने काम किया, वर्दी, खाकी वर्दी आपने पहनी, तो आपने ड्यूटी ताउम्र की कि कैसे कानून का राज हो, इंसाफ मिले, गुनाहगार को सजा मिले, बेगुनाह पर गलत इल्जाम न लगे। अब अगर ये साबित हो जाता है सीबीआई की जांच में भी कि वो हत्या नहीं थी, सुसाइड था, खुदकुशी थी, और उसके बाद रिया को जिस ढंग से कातिल बनाया गया चैनलों पर, आपने भी 50 इंटरव्यू दिए, तो ये लगेगा नहीं कि वो तमाम लोग जो रिया को कातिल बना रहे थे, कत्ल के कटघरे में खड़ा किया, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा क्योंकि खुदकुशी थी। अगर खुदकुशी होती है तो मैं ये फ्रेंड बट में बात कर रहा हूँ, जिस तरह की जांच अभी होती। अजीत जी आप पकड़ नहीं रहे सही चीज को। एफआईआर किस चीज का हुआ है? एबेटमेंट टू सुसाइड का ही हुआ है। उसके पिता ने भी ये आरोप नहीं लगाया है प्राथमिकी में कि उसकी हत्या हुई। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वो एबेटमेंट टू सुसाइड का है। अगर उसने सुसाइड भी किया है तो उसको अबेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, अबेटमेंट किया गया कि नहीं किया गया, इस पर भी तो अनुसंधान होगा। पिता ने ही आरोप नहीं लगाया है कि हत्या हुई, वो कहता है एबेटमेंट टू सुसाइड का ही आरोप हुआ है। तो मैंने तो कभी नहीं कहा, और रिया जी इनोसेंट तो है नहीं कहीं से भी। एबेटमेंट में उनका नाम आए, साक्ष्य आए, वो सीबीआई की जिम्मे है, उस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं। और मैंने ये बात 100 बार कहा है, आप कहीं से क्लिप निकाल कर देख लीजिए। लेकिन वो निर्दोष नहीं है, उतनी भोली नहीं है। ड्रग रैकेटियर्स, ड्रग पेडलर्स के साथ उनके संबंध है। एक बात अजीत जी बताइए, वो बोलती हैं खुद ट्वीट करके भारत के गृह मंत्री से कि सीबीआई जांच करा लीजिए। मैं जब टीम भेजता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कितनी बार कोशिश किया कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको गिरफ्तार भी करने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं आप अपना पक्ष आकर के रखिए। तो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। और जब मामला सीबीआई को रिफर हो जाता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं।
कि बिहार पुलिस को नहीं करना चाहिए और सुप्रीम सीबीआई को भी नहीं करना चाहिए, ये मुंबई पुलिस को ही क्यों करना चाहिए? इससे देश के मन में और लोगों के मन में संदेह तो उत्पन्न होता ही है, तो वो संदेह के घेरे तो आप उनको इतना संदेह की बात एबेटमेंट में भी उनका हाथ नहीं है, एबेटमेंट में भी उनका हाथ नहीं है। ये आप क्लीन चिट नहीं दे सकते अभी किसी को, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। मैं तो क्लीन चिट दूंगा भी नहीं, मैं उस पर न क्लीन चिट देना चाहता हूं, न मैं किसी को कातिल बोलना चाहता हूं। मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद पॉलिटिक्स पर आएंगे कि रिया चक्रवर्ती को आप भी जिस डिबेट में बैठे हैं, चैनल की बातों में बैठे, मैंने 10-20 बार देखा है, जिसमें तमाम वकील विकास सिंह से लेकर और इवन फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन्होंने डेमो कर करके चैनलों पर बताया है कि कैसे उसको गले में स्ट्रेंगुलेट करके टांग दिया गया होगा, और तमाम एक्सपर्ट ने घोषित किया कि कत्ल है। और वो कत्ल अगर नहीं है, मैं फिर बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं सर, इसको आप अन्यथा नहीं लीजिए, नाराज भी मत होइएगा। बुनियादी सवाल एक पत्रकार का, हाँ, एक पत्रकार का काम है सवाल पूछना, क्योंकि सुशांत मेरे को भी उतना ही प्रिय सुशांत है, मैं भी उतना ही इंसाफ सुशांत के लिए चाहूंगा जितना आप चाहेंगे या बिहार का या देश का कोई नागरिक चाहेगा। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, गेहूं के साथ घुन पिसना चाहिए क्या? अगर ये कत्ल नहीं साबित होता है तो कत्ल की तरह, कातिल की तरह किसी को टांगने की कोशिश 2.5 महीने तो हुई सर, उसमें सारे लोग हिस्सा बने, बीजेपी के दर्जनों नेताओं के बयान, चैनल पर डिबेट वही हुआ, और आज अगर सीबीआई नहीं पहुंची नतीजे पर, तमाम तरह के रिहर्सल डेमो और सब कुछ हुआ, उसके बाद नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये है कि कत्ल नहीं था। और कत्ल नहीं था तो मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर जिन लोगों ने कत्ल का माहौल बनाया उनको प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप टीवी डिबेट को या किसी चैनल को लेकर के हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हमसे रिलेटेड सवाल कीजिए। मैं कह रहा हूं एबेटमेंट टू सुसाइड का एफआईआर हुआ है, एबेटमेंट टू सुसाइड का ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और आप अभी जजमेंट नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते। ये कत्ल भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, या एबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है। हम लोगों को वेट करना चाहिए अजीत भाई, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए सीबीआई के निष्कर्ष पर पहुंचने का। प्लीज इस पर डिबेट, अब किसने क्या कहा आजकल, उस पर हम क्यों टिप्पणी करेंगे? हमसे कौन टिप्पणी करवाना? परसेप्शन की बात है, आपका मेरा परसेप्शन है। एक्चुअली पूरा माहौल तो आपके बोलने से मीडिया डिवाइडेड है कि नहीं? मीडिया हाउस भी तो डिवाइडेड है ना, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी विचारधारा है, सबके अपना बिलीफ सिस्टम है, सबका अपना परसेप्शन है। उस परसेप्शन के हिसाब से, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से, उस बिलीफ सिस्टम के अनुसार से आदमी रिस्पॉन्ड करता है किसी सिचुएशन में। उस पर हम क्यों टिप्पणी करेंगे? मैंने जो कहा है वो इतना ही कहा है, अभी भी इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए सीबीआई के नतीजे का। सुशांत सिंह हत्या, आत्महत्या, खुदकुशी, तमाम कहानियों के साथ 3.5 महीने पहले ये मामला शुरू हुआ, 14 जून को, अब 3.5 महीने होने जा रहे हैं। सुशांत को इंसाफ मिला नहीं मिला, वो लड़ाई इतनी लंबी चली जिसके चैंपियन सब बने, जिसमें आप भी थे। लेकिन सुशांत का मामला अब खुदकुशी की तरफ जाता दिख रहा है। रिया जेल में जा चुकी, ड्रग की कहानी आई, उसके पहले वंशवाद की कहानी आई, अब ये कहानी एक पुड़िया 500 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम की ड्रग की कहानी आ गई। सुशांत को तो इंसाफ शायद नहीं मिला, लेकिन आप भी हीरो बने और बीजेपी को भी फायदा होगा बिहार में, और सुशांत के पक्षकार जितने लोग हैं वो अचानक एक देश में उनको उस माहौल का फायदा मिला। देखिए, मैंने डीजीपी अजीत जी, मैंने एक डीजीपी की हैसियत से जो लीगल एक्शन था वो किया। किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, इसका गणित मैंने नहीं लगाया, न लगाने की जरूरत है। उसका बीमार बूढ़ा लाचार 74 साल का बाप, जब मैं कौन गया था सुशांत की मौत की सूचना मिलने के बाद, सबसे पहले अजीत भाई मैं ही गया था के सिंह के यहाँ, और मैंने उनके चेहरे को देखा, उनकी हालत देखी, रो रहे थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। और यकीनन अब बता रहा हूं, दिल की बात पहली बार आपको बता रहा हूं, जितना वो रो रहे थे उतना ही मैं रो रहा था। वो सीन आप देखते, वहां कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, वहां गुप्तेश्वर पांडे की शूटिंग नहीं हो रही थी। वो चाहता तो मैं वो वीडियो बना करके और डाल देता तो मुझे करोड़ों लोग लाइक करते कि हाँ कितने संवेदनशील है कि बाप भी रो रहा है, ये भी रो रहे हैं। जितना के सिंह रो रहे थे उससे 4 गुना मैं रो रहा था। लेकिन मेरे मन में कहीं भी इस बात का संदेह नहीं था कि सुशांत की आत्महत्या के पीछे कोई मिस्ट्री हो सकती है। मैं यही जाना
कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसके बावजूद वहां से निकलने के बाद सबसे पहला फोन मैंने किया मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि सुशांत की आत्महत्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई। कोई शक नहीं था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज दिया, उन्होंने मुझे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया और कभी नहीं किया, वो बात अलग है। तो उस समय तो आने के बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 20 महीना, 1 महीना तक मुझे नहीं मालूम था। मैं तो जानता था कि आत्महत्या ही है। उनके पिता रोए, मैं भी रोया, दोनों आदमी रोए। हमने उनके आंसू पूछे, वो तो मेरे आंसू पूछने की स्थिति में भी नहीं थे और मैं चुपचाप चला आया। 1 महीना में बात आई गई हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत की मृत्यु के मामले में इतना बड़ा रहस्य हो जाएगा, पूरा देश इसके साथ खड़ा हो जाएगा, इतना इमोशनल इशू हो जाएगा। तो ड्रामा करना होता तो वो बनाया गया ना, उसमें आप भी शामिल हुए, उनके परिवार के लोग, बीजेपी के लोग। भाई उसमें कह दिया गया कि 15 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, वो लेकर रिया चली गई। दूसरी बात अजीत भाई, अब आप तो बनाना बनाया गया 3 महीने। अजीत भाई, आप अब इन्वेस्टिगेशन की बात करने लगे। आप मेरी बात सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि तो 1 महीना तक मैं ही नहीं जानता था कि आत्महत्या के अलावा और कुछ इसमें हो सकता है। वो तो जब उन्होंने एफआईआर किया, मैंने टीम बना दी एफआईआर करके, और जब मुंबई पुलिस उनको डिस्टर्ब करने लगी या सहयोग करने लगी, तब पूरे देश का ध्यान गया। नहीं तो 14 तारीख को मौत होती है और 21 जून तक तो 1 सप्ताह में मामला खत्म था। सुशांत न्यूज से बाहर थे। एफआईआर यहाँ नहीं हुआ होता तो न हंगामा होता, न इतना ये जो तमाशा होता, न रिया चक्रवर्ती का ड्रग रैकेट के साथ 50 बार अपने टेलीविजन पर बाइट नहीं दिया होता, इंटरव्यू नहीं दिया होता, तो भी इतना शायद हंगामा ना होता। क्योंकि अब इसमें किसको फायदा हुआ, अजीत जी, इसमें किसको फायदा हुआ नहीं है। थैंक यू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका। थैंक यू।